आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका, खुशामदीद है आप सब लोगों का। मैं हूं आपका मेज़बान शेख इमरान। वक्तन फ़वक्तन किसी न किसी शख्सियत से आपको मुलाकात ज़रूर कराते जिनका कहीं ना कहीं से और किसी न किसी तरीके से वादी कश्मीर के तनाव और वादी कश्मीर के पॉलिटिक्स को लेके कनेक्शन होता ही रहता है। आज वैसे ही हमारे साथ मौजूद है PDP के प्रेसिडेंट डॉक्टर इंजीनियर नज़ीर यत्तू साहब। इनसे आज बातचीत करेंगे, गुफ्तगू करेंगे PDP के हवाले से और हर एक चीज़ के हवाले से जो भी कश्मीर की स्थिति है। इनसे जानेंगे और पूछेंगे क्या कुछ हुआ, क्या कुछ होने वाला है और क्या कुछ आप लोग कर रहे हो। नज़ीर साहब, सबसे पहले तो खैर मकदम है आपका। थैंक यू। आज बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है आपसे। पहला मेरा सवाल आपसे डायरेक्टली रहेगा क्योंकि कॉमन है, सहराई के घर जाने का मकसद क्या था? और आप भी जानते हैं कि उनका बेटा जो है एज मिलिटेंट आउटफिट से बिलोंग करता है। उसमें तो कोई शक की बात नहीं। देखिए मेरे भाई, वहाँ जाने का सिर्फ यही मकसद था कि ताजिद पुरसी के लिए मैं गया। क्यों गया ये भी सवाल है। मैं पीस लवर हूँ, मैं चाहता हूँ यहाँ किसी भी तरीके से पीस आ जाए, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। रहा सवाल वहाँ पर जो बात हुई है, आपने भी वो वीडियो देखा है जो वायरल हुआ है, उसके बारे में कोई इल्मियत मुझे नहीं है। बट एज़ पर द रिकॉर्डिंग ऑफ वीडियो और जो आपने भी वीडियो में देखा है कि उसने कौन सी कन्वर्सेशन मुझसे की और मुझे क्या बोला। बट आई रेस्पेक्ट सहराई साहब। क्या बोला उन्होंने? उस वक्त उन्होंने यही बोला कि आपने तो हिंदुस्तान के साथ हाथ मिलाया है, इसमें तो शक की कोई बात नहीं है। मैंने अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इलेक्शन खुद लड़ा है, आज भी मैं इंडियन हूँ, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। ये कोई दोहराया नहीं है, मैं झूठ क्यों बोलूँगा। और दूसरी बात उन्होंने बोला अभी भी सुधर जाओ। सुधरने का मकसद आप खुद जानते हैं वो क्या चाहते हैं, तो ये वीडियो बता रहा है। नहीं, क्या जाते मतलब क्या कहते हैं वो, क्या सुधरना, क्या किस सुधरना उनका ये है कि पॉलिटिक्स छोड़ दो, पॉलिटिक्स छोड़ दो। यही जो आपने भी मेरे भाई यही देखा है, जो वीडियो आपने देखा है उसमें वही यही कह रहा है। बाकी मैं वहाँ बैठा। तो आपका जवाब क्या था उनके लिए? नथिंग, मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि जिस बाप का बेटा इस दुनिया से चला जाए उसका जिगर पार पार होता है, उसके साथ क्या गुजरता होगा, तो उसी हिसाब से उसका जवाब भी था। लेकिन आई रेस्पेक्ट बीइंग एज उनके, आप जैसे कह रहे कि एक बेटा चला गया, आप भी जानते हैं कि जो इस आउटफिट के साथ निकलता है गोलियों का शिकार तो होता ही रहता है, और गोलियां यहाँ से भी चलती है वहाँ से भी चलती है। गोली एक बार बंदूक से निकल जाए ये पूछ के नहीं निकलती कि किसको लगे, और आप भी जानते। दूसरी चीज़ आपसे और एक चीज़ जानना चाहेंगे कि देखिए इसके बारे में ये कहना चाहता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ये जो सेंटर में जो गवर्नमेंट बैठी है BJP और यहाँ का जो ये स्टेक होल्डर्स है, मैं दोनों से एक गुजारिश करता हूँ मेरे भाई। आप तो सब जानते हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं। ये खून खराबा मैं नहीं देखना चाहता और न कश्मीरी कोई देखना चाहता है खून खराबा। देखिए पुलिस वाला मरता है वो भी हमारा, मिलिटेंट जाता है वो भी हमारा, दोनों तरफ से जो ये कश्मीरी है बंदूक के बल पर जो ये बीच में फंसा है बेचारा, वहाँ से भी गोली यहाँ से भी गोली। मैं अमन लवर कैसे आएगा, पीस लवर कैसे आएगा अमन? देखिए इसके बातचीत के बगैर कोई रास्ता नहीं है। बातचीत तो हुई भी थी, नहीं, कौन सी बातचीत। देखिए इसमें तो किसी को फैक्ट लेना ही है ना, हम डरते हैं। देखिए कश्मीर में क्या होता है, टू बी ऑनेस्टली स्पीकिंग इमरान साहब, खुले दिल से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये जो कश्मीरी लोग हैं या कश्मीर में देखा गया, हमारी पॉलिटिक्स, हमारा जो भी चीज़ है, इट डिपेंड्स अपॉन इमोशंस। ठीक, जज्बाती नारा अगर मैं भी अभी दूंगा सारे कहेंगे चलो। यहाँ आपने देखा है ये वो SSP वो ना ट्रैफिक का जो SSP था, वो जब यहाँ आया लोगों ने पर चलो हम आपके साथ हैं। हाँ बसत रात हम आपके साथ हैं। ये नहीं देखा लोगों ने ये बेचारा मुलाजिम है, ये एक IAS ऑफिसर है, इसका काम यही है, नहीं, लोगों ने देखा चले गए। अगर अभी लोग देखेंगे, अगर मैं अभी हिंदुस्तान के बारे में गाली कोई दूंगा लोग शाबाश करेंगे। अगर मैं कहूँगा नहीं हमें पीस चाहिए, हम भी देखेंगे, हम भी आगे 10 कदम जाएंगे, वो भी 10 कदम आएंगे, तो ये मसला सुलझेगा ना बातचीत से ही। गन से कोई मसला हल नहीं हुआ है। आई डोंट वांट टू सी। आपकी पार्टी आपकी पार्टी जिससे आप बिलोंग करते PDP, उनकी भी वो भी सत्ता में तो थे उस टाइम भी, तो खून खराबा हुआ था। कितने कश्मीरी या कितने हर एक साइड में तबाहियां मची थी। सरकार किनकी भी हो तबाहियां मचती रहती कश्मीर में, आपने देखा। और इमरान साहब आपको याद होगा मुफ्ती साहब ने जब ये जमात बनाई है, ये पार्टी बनाई है, एक नारा था, न ग्रेनेड से न गोली से बात बनेगी बोली से।
اس کا دوسرا تھا, مجھے یاد ہے وہ کشمیری میں وہ بول رہا تھا, ینیری تینیری یمی کھلندرا, کلندرا ینیری تینیری یمی کھلندرا. یہ ایک بہت بڑی بات ہے. وہ کشمیری کو بول رہا تھا آپ کو یہاں ہی رہنا ہے, کشمیر کوئی نہیں لے جائے گا, کشمیر میں جو ہم لوگ رہتے ہیں یہ ہمارا ہے. کشمیر تو کشمیری کو, یہ کشمیر میں تو کشمیری رہتے ہیں. 47 سے اگر ہم دیکھیں گے, یہ میں کیسے کہوں گا, یہ نہیں ہے. بالکل میں یہ کہتا ہوں, سچ بولتا ہوں, 47 سے آج تک آپ کو ہمیں جذبات و نعروں سے انہوں نے تباہ و برباد کیا ہے. جو بھی ہم نے پولیٹیشین بھیجے تھے اسمبلی میں, آپ دیکھ رہے ہیں اسمبلی میں ایک ایم ایل اے کو لا وہاں پاس کرنا تھا, اس کو وہی یہ پالیسی میکر, مگر پالیسی میکر کے بجائے تھانے میں اگر چور بھی پھنستا ہے وہ سفارش کرتا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. ون شوڈ بی اسٹرکٹ. اور جس قوم میں قانون سخت نہ ہوگا, جس نیشن میں قانون سخت نہ ہوگا, سخت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ایسے ہی کسی کو ماریں گے, مطلب برابر اپ ٹو ڈیٹ. اگر قانون نہیں ہوگا تو نہ وہ قوم اور نہ وہ نیشن ترقی کر سکتا ہے. نذیر صاحب, آپ نے قوم کی بات کری, رولز کی بات کری, آپ کو نہیں لگتا کہ کشمیر میں وہ ڈیموکریسی سیم ہے سبوں کے لیے؟ جو آپ لاز کی بات کر رہے ہیں باقی, وہ آپ کو نہیں لگتا کہ جو باہر ہے وہی سیم ہے یہاں پہ بھی؟ نہ ابھی نہیں ہے. دیکھیے کیا نہیں ہے؟ دیکھیے آپ دیکھ رہے ہیں نا, پرسوں تھا چیک پوائنٹ پر وہ لڑکا, وہ ٹائر میں بھی گئے, وہ نہیں چلا سکتے تھے. ٹھیک, از اٹ رائٹ؟ جرنلزم, اپنی جرنلزم دیکھیے. آپ کا کام ہے, آپ مجھے اس وقت انٹرویو کر رہے ہیں, آپ کچھ بھی بول سکتے ہیں, آپ کا حق بنتا ہے. میں کیوں آپ کو کہوں گا یہ مت بولیے؟ کیا آپ میرے بل پر چلتے ہیں؟ نہ, آپ کی اپنی وائس ہے, آپ لوگوں کی وائس ہے, آپ مجھے کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں. آپ کو بھی دبایا جاتا ہے, جبکہ یہ 4th پلر ہے ڈیموکریسی کا. ڈیموکریسی 4th پلر ہے. اور جب جس قوم میں جرنلزم ڈیموکریسی کو دبایا جاتا ہے, وہاں ہم کیا توقع رکھیں گے؟ کیا یہاں آپ کو لگتا ہے, ایز اے عمران صاحب آپ کو میں یہ سوال کرتا ہوں, آپ کو لگتا ہے ہمیں برابر کانسٹیٹیوشن کا حق دیا جاتا ہے؟ یہاں ہم نے ان کو پانی مانگا ہے جو ہمارا اپنا ہے, دیا ہے انہوں نے. ہم نے ان کو بولا ہے ہم کاروبار ہر کسی کے ساتھ کریں گے, کرنے دیتے ہیں. کون سا کاروبار تو چل رہا ہے. نہ دیکھیے, کون سا کاروبار آپ چاہتے ہیں کہ ہر ایک کے ساتھ کرنا؟ دیکھیے جب مفتی صاحب نے مظفر آباد روڈ, اس میں کیا ہے, جب لوگ دیکھیں گے وہاں کیا ہے, اس میں ہمیں بندک کیوں بنایا گیا ہے؟ ہم کیج میں پھنسے ہوئے ہیں میرے بھائی, ہم کیج میں پھنسے ہوئے ہیں. جو ہم نہیں چاہتے ہیں, ہم بھی آزاد گھومنا چاہتے ہیں. آزاد مطلب کہ ہمارا پانی ہے, کیوں نہیں دیتے ہیں؟ پاور پروجیکٹ سے اگر وعدہ کیا انہوں نے, جب ہم نے ان کے ساتھ ہاتھ ملایا ہے, بی جے پی کے ساتھ جب ہم نے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے, جب ہم نے ان کے ساتھ ہاتھ ملایا ہے, تو انہوں نے پھر ہمارے سے دھوکہ کیوں کیا ہے؟ تو ہاتھ آپ نے کیوں ملایا؟ دیکھیے آپ نے بھی تو لوگوں سے وعدے کیے, کوئی وعدہ پورا نہیں ہوا. نہ دیکھیے, بہت سے وعدے پورے ہوئے ہیں, مگر مجھے لگتا ہے, ٹو بی آنیسٹلی اسپیکنگ, 1 سال سے زیادہ کام نہیں چلایا. 1 سال سے زیادہ یہ پارٹی میں مطلب حکومت نہیں چلی. اس کا یہی کارن تھا کہ شاید بی جے پی کو لگتا تھا کہ یہ جو راس ہے گھوڑی کی, یہ ہمارے ہاتھ میں ہے, ہم جہاں چاہیں گے اس کو لے جا سکتے ہیں. بٹ دیٹ واز ناٹ ٹروتھ. ہمارا ایک مینیفیسٹو تھا, پہلے انہوں نے اس پہ دستخط کیے تھے دونوں نے, کہ ہم اس میں کیسے آگے چلیں گے. پھر آپ کو بھی پتہ ہے کیسے واقعات ہوئے ہیں, ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے, اور وہی بھاگ کے چلے. میدان انہوں نے چھوڑا, ہم نے میدان نہیں چھوڑا. آپ نے نہیں چھوڑا. آپ کہہ رہے کہ ایک مینیفیسٹو تیار ہوا تھا جس پہ دونوں کے دستخط کریں گے. کیا مینیفیسٹو تھا وہ؟ مینیفیسٹو یہی تھا کہ ہم آپ کو پاور پروجیکٹس واپس دیں گے. جو ہمارا پانی ہے, پانی کا مسئلہ تھا, یہاں جو جیلوں میں بند ہے ان کو ہم چھوڑیں گے, جو ڈرکونین لاز ہے ان کو ہم واپس لے جائیں گے. ایسے ہمارے ساتھ انہوں نے کیا تھا. آپ نے بھی تو دیکھا کہ ریسنٹلی بہت سارے لوگ جو ہے جن کو جیلوں سے چھوڑا جا رہا ہے. پاور پروجیکٹ کی آپ نے بات کری, نیچے آپ نے بولا کہ ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ انٹیگرل پارٹ ہے کشمیر کا, تو پاور پروجیکٹ ادھر رہے. دیکھیے ہمارا ہے نا, ہمارا تھا نا اسپیشل اسٹیٹس. ٹھیک ہے, جموں کشمیر. اب جا کے آپ آرٹیکل 370 پہ آ گئے. ہاں, ہمارا اسپیشل اسٹیٹس تھا. یہ ہم انہوں نے نہیں دیا ہے, ہم نے ہی ایکسیشن کیا. ٹھیک, اس وقت ہم ایکسیشن پاکستان کے ساتھ بھی کرتے تھے, اس کا یہ مطلب نہیں. لیکن ایز ڈیموکریٹک اسٹیٹ, ایز اے ڈیموکریٹک نیشن, ہم نے اس اعتبار سے ان کے ساتھ ہاتھ ملایا, چاہے وہ شیخ صاحب نے کیوں نہیں ہاتھ ملایا, اس نے اس اعتبار سے ہاتھ ملایا ہوگا. میں شیخ صاحب کو میں پڑھتا ہوں, لیکن شیخ صاحب کو میں نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا ہے, آمنے سامنے میں نے اس کے ساتھ کوئی کنورسیشن نہیں کی. مگر شیخ صاحب کی ہسٹری پڑھ کے جب میں نے دیکھا ہے, شیخ صاحب نے بھی اس وقت اس لحاظ سے ان کے ساتھ ہاتھ ملایا, ایکسیشن اس لحاظ سے کیا ہے کہ یہ
بہت بڑا ملک ہے, یہاں ہمیں آسانی آئے گی, ان کے ساتھ ہمارے ہاتھ ملانے سے یہاں عزت نفس رہ جائے گی. اس کو کہاں پتہ تھا. اور اس کے ساتھ یہ بھی وعدہ کیا ہے جو انہوں نے, مجھے لگتا ہے پارلیمنٹ میں بھی اس نے, یہ جو ایم پی ایک تھا اس نے بھی وہاں وعدہ کیا ہے کہ نہیں, میں اس وقت کھڑا تھا وہاں, میں وہاں تھا جب اس پہ دستخط ہوئے ہیں کہ جب تک آپ اپنے ٹانگوں پر کھڑا نہ ہو جائے پھر آپ کو جو چاہیے آپ کر سکتے. پھر وعدہ خلافی ہوئی. آپ کو تو پوری ہسٹری پتہ ہے. ہمیں اس میں اسپیشل اسٹیٹس تھا 307 کی, جب ہم بات کر سکتے, نوکری کی بات کر سکتے تھے. ہمارے ساتھ ہمیں صرف جموں کشمیر کا اپنا کمپٹیشن تھا. آج ہم دیکھ رہے ہیں سکریپ ہوا ہے, 35 سے سارا سکریپ ہوا. ہمارے پاس اب کیا ہے؟ اب مسئلہ کیا ہے؟ اب سکریپ تو سپریم کورٹ میں, اس پہ مرکزی سرکار کا کیا ہاتھ ہے؟ انہوں نے تو نہ مرکزی سرکار, اگر وہ سپریم کورٹ ہے پھر انہوں نے آرڈر کیسے نکالا؟ اس کا مطلب یہ ہے جو ہمارا 370-35A تھا, ہمارے ایم ایل اے نے, ہمارے جو سیاستدان تھے بڑے, جن کو ہم نے اسمبلی میں بھیجا تھا, جن کو ہم نے اپنا عزت حوالے کیا تھا, بات کرنے کے لیے بھیجا تھا, لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس آرٹیکل کو, اس 370 کو عارضی رکھا تھا. یہی میں بات کہہ رہا ہوں, یہ اسمبلی میں ہونا چاہیے تھا, لیکن اسمبلی میں انہوں نے آپس میں لڑائی کی, لیکن اس پہ کسی کو نظر نہیں تھی. جیسے ان کو آسانی ملی انہوں نے اس کو اسکریپ کر دیا. آپ کا کہنے کا مطلب یہی ہے, آپ کہہ رہے ہو کہ ٹیمپورری تھا. دیکھیے ٹیمپورری, وہ تو ہماری غلطی ہماری ہے, مگر جو اسپیشل اسٹیٹس تھا وہ تو ہمیں ہندوستان نے نہیں دیا تھا, وہ تو ہم آزاد تھے, وہ ہمیں اپنا ہے, وہ ہمیں اپنا حق ہے, یہ ہمیں اپنا حق ہے, یہ ماننا پڑے گا ہندوستان کو. لیکن میں یہی کہتا ہوں پیسفلی, پیس, کوئی پتھر بازی نہیں, پیسفلی ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ میں قلم دیا ہے, قلم سے بڑھ کر یہ سب سے بڑا بندوق ہے, یہ سب سے بڑا گن ہے. گن اس کے سامنے کچھ نہیں ہے. قلم چلائیں گے, آسانی سے کریں گے. آپ جیسے لوگ آگے آئیں گے, سب اکٹھے کر کے ایک میکانزم ڈھونڈیں گے کہ کیسے ذرا ایک مڈل راستہ نکالیں گے جہاں پر پیس آ جائے. کیا ہے مڈل راستہ؟ آپ سے جاننا چاہیں گے. چلیے آپ ہی بتائیے کیا مڈل راستہ ہے جو آپ مرکزی سرکار کو کہنا چاہتے ہیں کہ یہ راستہ اپنائیے, پیس آ جائے. مڈل راستہ یہی ہے, ٹیبل پر بیٹھیں گے آل اسٹیک ہولڈر, ٹیبل پر جب بیٹھیں گے وہاں پورا ٹھیک طرح سے, کوئی اٹانومس بول رہا ہے, ہم سیلف رول بول رہے تھے, ٹھیک ہے, تو اس میں سے بیچ کا راستہ نکالیں گے. جہاں پر لگے, ان کو بھی لگے, ہمیں لگے کہ ہم نے جیتا, ہندوستان کو لگے انہوں نے جیتا, پاکستان کو لگے انہوں نے جیتا, وہی ایک راستہ نکالیں گے آپس میں میرے بھائی. ہم ایسے مطلب وہ ٹیررزم نہیں ہم چلانا پھیلانا چاہتے. ہاں, ٹیررزم کے ساتھ آپ نہیں چاہتے کہ ٹیررزم جو ہے پھیل جائے. نہ اس کے ساتھ ہم نہیں. 47 سے کشمیر میں چلتا ہے. ٹیررزم کا مطلب یہ نہیں صرف گن چلانا, ٹیررزم یہ نہیں ہے. ٹیررزم ہے جس نے ان کو اکسایا. ٹیررزم آپ دیکھیں کہاں سے سٹارٹ ہوا ہے, کرپشن کہاں سے سٹارٹ ہوا. دس از ٹیررزم. اگر میں کسی بچے کے ساتھ زیادتی کروں, دس از ٹیررزم. یہی ٹیررزم ہے نا. اچھا, افسر کے پاس جاتے ہیں, دس از ٹیررزم. اگر وہ کام نہیں کرتا ہے, دیٹس اے ٹیررزم. پھر بچہ مجبور ہوتا ہے پتھر لگانے کے لیے. اگر ہم کسی پولیس افسر کے پاس جاتے ہیں, وہ نہیں سنتا ہے, بچہ تو اس کا دل کھول اٹھتا ہے. ہم تو کشمیری لوگ ہیں, ہم نے کون سا گناہ کیا ہے. ہم یہاں پر, میں گزارش کرتا ہوں ہندوستان کی گورنمنٹ سے بھی, میں ان سے گزارش کرتا ہوں, آپ ہی نا وہ جنہوں نے لال قلعے پہ کہا تھا ہم کشمیر کے لوگوں کے دل جیتیں گے. اگر یہی دل جیتنا ہے, کیا آپ اسی طرح دل جیتتے ہیں؟ نہیں, ہم یہ نہیں چاہتے. آپ نے بولا تھا سکائی از دا لمٹ. آپ ہمیشہ مجھے لگتا ہے وربلی کہتے ہیں, لیکن پریکٹیکلی آپ نے کوئی ایکشن نہیں لیتے. دوسری, آپ نے یہاں کے پولیٹیکل لیڈرز کو بند کیا ہے. کیا یہ ڈیموکریسی ہے؟ اگر آپ کسی نے ان میں سے کوئی گناہ کیا ہے, ہاں محبوبہ جی نے, اگر محبوبہ جی, اس نے کون سا گناہ کیا ہے؟ اگر اس نے اس وقت کیا, ہمارے ساتھ مت چھیڑیے. کیا لگتا ہے آپ کو کیوں محبوبہ مفتی, چلو محبوبہ مفتی تو نہیں ہے, شاہ فیصل ہے جو رول ماڈل تھا انڈیا کا, آج وہ بھی جیل میں ہے, باقی لیڈرز ہے. ذرا شاہ فیصل کی نہیں, آپ مجھے ایک بات بتا دیجیے, ایک بار اس بات کا جواب دیجیے, کیا لگتا ہے آپ کو کہ کیوں محبوبہ مفتی بند ہے؟ آپ کے حساب سے, آپ سے جاننا چاہوں گا. اس لیے وہ بند ہے, وہ سچ کہتی ہے. ہمیں واپس دیجیے 370, وہ اسی لیے بند ہے. یہ تو سامنے, سب کے سامنے ہے کہ محبوبہ جی جھکنے والی نہیں ہے, جو ہمیں لگتا ہے. میں اسے ملتا نہیں ہوں, اس کے ساتھ کوئی ملتا نہیں ہے, وہ گھر میں ہے آج کووڈ کی وجہ سے, کوئی کسی کو ملتا نہیں ہے. لیکن اس سے صاف ظاہر ہے شاہ فیصل صاحب ہے, وہ بھی نہیں مانتے. ایک IAS افسر ہے, اس کی قدر نہیں ہے. آئیکن ہے وہ.
उसके साथ कोई कदर नहीं है. उसने उस बेचारे ने अपनी जॉब छोड़ी. वो मामूली जॉब नहीं था, वो एक वक्त चीफ सेक्रेटरी यहाँ होता, IAS पोस्ट, और वो भी हिंदुस्तान में पहले नंबर पर, जिसको प्राइम मिनिस्टर ने खुद आकर के मुझे मिलने के लिए उसको जेल में रखा. क्या खिचड़ी पड़ रहे इस चीज के लिए. तो क्या आप अभी प्रेजेंटली में अगर हम देखें डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी भी तो IAS है, 2010 बैच के थे, तो आपको नहीं लगता कि शाह फैसल भी सेम काम वैसे कर सकते थे जैसे अभी डॉक्टर शाह फैसल की देखिए, इनकी देखिए आप शाहिद इकबाल चौधरी की. मैं वही कह रहा हूँ, उसको सिर्फ हो गई मेरे हिसाब से. डॉक्टर साहब जो है वो मेरे दोस्त है, मैं उससे मिलता था, बड़े अच्छे थे. एज अ ऑफिसर इतने काम उसने किए हैं, न कोई करप्शन किए हैं. हर कोई जो यंग था उसके पास जाता था. लेकिन जब हमने देखा, पता नहीं उसके साथ क्या हुआ और वो सियासत में आ गई. लेकिन उसका मुझे लगता है, जो मैंने उसका माइंड पढ़ा है, मैंने एक मुलाकात, उसके बाद आप मिले उनसे, उनसे क्यों आपने पॉलिटिशियन ज्वाइन मैंने 1 घंटे उसके साथ मुलाकात की. क्या बोला हमने मुलाकात की, मुख्तार सिंह क्या बोला उन्होंने कि क्यों पॉलिटिक्स उन्होंने ज्वाइन करी IAS ऑफिसर? बस यही उसके दिल में है कि कश्मीरी रोज रोज क्यों मर रहा है, यहाँ ब्लड बात क्यों है, हम बीच में क्यों फंसे हैं, कश्मीरी लोग दलदल में क्यों हैं. यही उसका भी था कि नज़ीर मेरी बात सुनिए, हम मिलजुल के इसको निकालेंगे, इस कश्मीर को इस केस से निकालेंगे. ये उसके दिमाग में था. उनके दिमाग में था. आपकी भी पार्टी थी ना, उसमें भी आ सकते थे, क्यों अपनी पार्टी खड़े कर दी? देखिए, पार्टी बनाना ये हर किसी का हक है. इसमें तो आप किसी को ये नहीं कह सकते पार्टी मत बना. देखिए, ये एक उनका एक अपना माइंड सेट है, ठीक, मेरा एक अपना माइंड सेट है. मैं जिस पार्टी में हूँ, हमने सेल्फ रूल पे काम किया है, ठीक. नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ऑटोनॉमी पर काम किया है. फिर हम ये नहीं क्यों नहीं करते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP? नहीं, ये ख्यालातों का जंग है. एक सच्ची पार्टी ने हमेशा दबा के रखा कश्मीरी को, और इसी चीज की वजह से ये सारा कुछ खत्म करना पड़ा. ना, जो अपने आज जमाने से रूल करता है कश्मीर पर. आज वहाँ BJP है, उसका मतलब है कल कांग्रेस आ जाएगा या कोई दूसरी पार्टी आ जाएगी, तो उसका मतलब है कश्मीरियों को राहत मिलेगी? नो, दे आर सेम. जिस तरह BJP है उसी तरह कांग्रेस भी. तो कौन सुलझाएगा आपके हिसाब से? आप इसको जवाब कर दीजिए. जो जब सुलझाएगा मसला, कौन सुलझाएगा? जो भी पॉलिटिशियंस है, हमारी महबूबा जी, फारूक साहब है, उमर साहब है, डॉक्टर शाह फैसल साहब है, सजाद गनी लोन साहब है, इसी तरह जो अच्छे मतलब पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जिनको बड़ी वास्ट एक नज़र है, नॉलेज भी है. एक टेबल पर बैठेंगे, इनकी तरफ से भी एक टेबल पर बैठेंगे, तो एक रास्ता तो निकलेगा ना. नज़ीर साहब, शॉर्ट में आप एक आंसर दीजिए मुझे. और एक चीज़, आपने इन सब लीडर्स का नाम दिया, आपने डॉक्टर फारूक का नाम लिया. डॉक्टर फारूक तो रिहा हो गए, ठीक है, उमर अब्दुल्ला रिहा हो गए, ठीक है. उन्होंने तो बात नहीं करी इस आर्टिकल को लेके कभी. तब जब से वो खुले, आपने कोई स्टेटमेंट देखा उनका इसके लिए? कोई स्टेटमेंट देखा उनका? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, वही मैं. इमरान साहब, आपका सवाल बहुत अच्छा है. उनके जहन में क्या होगा मैं वो नहीं पढ़ सकता हूँ ना. मेरे जहन में मुझे अपनी महबूबा जी का पता है, अपनी पार्टी का पता है. वो तो ऑटोनॉमी पर लड़ रहे हैं, हम तो सेल्फ रूल पर लड़ रहे हैं. इसीलिए उनके दिमाग में क्या होगा, गॉड नोस. नज़ीर साहब, आप भी जानते हैं कि आर्टिकल सक्रिय हुआ, सत्यपाल मलिक गवर्नर थे. उन्होंने कहा कि इतिहास रचा जाएगा कि 50,000 नौकरियाँ एक साथ आएंगी 3 महीनों में, इतिहास रचा जाएगा. और वही उसके बाद अभी तक देखिए कोविड-19 भी आ गया. अब जाके जब डोमिसाइल लॉ टच होता है, तो डोमिसाइल लॉ को टच होने से पहले, जब पहले टच होता है, रविंद्र रैना कहता है कि अब जाके नौकरियाँ आएंगी. ये नौकरियाँ किन के लिए आएंगी? आपको लगता है इससे पहले नौकरियाँ थी यहाँ पे? ये बहुत बड़ा सवाल है. इस पर मैंने जब ये डोमिसाइल लॉ था, पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, आई एम द फर्स्ट पर्सन जिसने इस पर एहतजाज किया. आपको तो पता है, मैं अकेली निकला कि हमें स्पेशल स्टेटस दीजिए, स्पेशल स्टेटस एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन. जो कॉन्स्टिट्यूशन है एज पर दैट हमें स्पेशल स्टेटस दीजिए. मेरा तो ये एक दिल्ली है, ये ख्वाहिश. दूसरी बात है, जो जहाँ तक नौकरियों का सवाल है, मेरे भाई मेरी बात सुनिए, नौकरियों से यहाँ मसला हल नहीं होगा. मैं वो सुख से कहता हूँ, 50,000 क्या 10 लाख नौकरियाँ नहीं होगा. इन्होंने नौकरियों का हमने देखा है. SPO कितने लगे हैं? बहुत लगे हैं ना SPO. कितने नौकरियाँ हैं यहाँ? मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में जितने लोग नौकरियाँ करते बाहर नहीं करते. फिर क्या मसला कहाँ पर है? अगर मसला इससे हल होता है नौकरियों से, फिर तो नौकरी लगानी है तो बस खत्म. फिर नहीं, क्यों नहीं होता है? देखना है बुनियादी. एक PhD स्कॉलर घन क्यों उठाता है? क्या इसका महबूबा जी मजबूर करती है? क्या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इसको मजबूर करती है? ना, इसके जहन को पढ़ना है. देखिए, अगर हम पीछे की तरफ जाएंगे वो भी बात, हमने आगे की तरफ सोचना है.
जो गया गया, लेकिन देखना है हम इस जम्मू कश्मीर को, खासकर इस कश्मीर को इस दलदल से बाहर कब निकालेंगे मिलजुल के। देखिए यहाँ भी बड़े हमारे ऑफिसर्स हैं, कश्मीर के ऑफिसर्स हैं, IAS ऑफिसर्स हैं, KS ऑफिसर्स हैं, साइंटिस्ट्स हैं, उनको आगे आना चाहिए, उनको बोलना चाहिए। वो क्यों डरते हैं? एक बात मैं कैमरा के सामने करता हूँ, दूसरी बात मैं आपके कमरे में करता हूँ। नहीं, एक बात, गन कोई सोल्यूशन नहीं है, हमें कलम चाहिए, लेकिन साउथ हिंदुस्तान से ये हम कहते हैं उसका मतलब ये नहीं है कि हम चुप करके बैठे हैं ना, उसका मतलब ये है हम कलम से अपना हक लेंगे। हमने कोई आपसे कुछ नहीं मांगा था, हम अपना स्पेशल स्टेटस, आपने हमें कहाँ का छोड़ दिया। आप तो देख रहे हैं पार्टियां बनती हैं। आप जानते हैं कि रिसेंटली आपने भी देखा होगा कि मरकजी सरकार, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी जी है, उन्होंने कहा कि ये जो सारा कुछ लिखा जाएगा सुनहरे अक्षरों में, सुनहरे अल्फाजों में लिखा जाएगा। देखिए, मैं होम मिनिस्टर साहब से भी कहता हूँ, अदबन में कहता हूँ उनसे, और प्राइम मिनिस्टर साहब से भी। आप देखिए ना, यहाँ की जो पॉलिटिक्स है, हिंदुस्तान की जो पॉलिटिक्स है, ये मजहबी बुनियादों पे चलती है, कम्युनलिज्म है। मैं नारा देता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, लोग जज्बाती होते हैं। हाँ नज़ीर ठीक है, वो राम राम कहते हैं, लोग इसी पे जाते हैं। अगर वो कहते हैं हम मुसलमान को दबाएंगे, आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, अगर हम बताएंगे हम उनको दबाएंगे, लोग हमारे साथ हैं, ये नहीं होना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख हमारे पंडित बरादरी के लोग हैं, ये अल्लाह ताला ने तो आपका शॉर्ट में मकसद है पीस, अमन आना चाहिए, पीस अमन आना चाहिए। तो आपको नहीं लगता जो सारे काम मरकजी सरकार कर रहे हैं इससे आएगा? लाइक आप एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि डोमिसाइल लॉ को लेके प्रेसिडेंट नड्डा कहते हैं, बीजेपी के प्रेसिडेंट कहते हैं कि अब जाके इस डोमिसाइल लॉ की वजह से डिग्निटी और इक्वलिटी कश्मीरी। आप ये कह रहे हैं कि ये मेरा घर है, आप मुझे कह रहे हैं ये घर मेरे घर के साथ मिलाइए, हम इक्वलिटी रहेंगे। क्यों? ये मेरा अपना था ना, जम्मू कश्मीर का अपना लॉ है ना मेरे भाई। हम ये नहीं सोचते हमने किसी को चोरी नहीं की, हमने किसी को क्या मांगा है, हमने वही मांगा है जो हमें अपना था। जब हमें अपना लिया गया है, हम क्या मांग रहे हैं? अपना मांग रहे हैं। जम्मू कश्मीर ये अलग है, अलग स्टेट है। किसी का आज तक आपने देखा है इन्होंने हमारे साथ क्या किया है? डिमोशन की। दिस द फर्स्ट केस, स्टेट को डिमोट किया है यूटी में। हालांकि अगर ये होता, यूटी को स्टेट बनाता, अक्सरी हरफों में लिखा जाता कि बीजेपी ने एक यूटी को स्टेट बनाया है, लेकिन स्टेट को यूटी बनाना, डिमोशन करना है, इसका मतलब क्या है? हमारा कोई इज्जत है? ये खुद ब खुद समझ में आ रहा है। दिस इज़ नॉट इक्वलिटी। ये वो दिखा रहे हैं कि देखिए जम्मू कश्मीर के लोगों को, चाहे वो पंडित है, चाहे वो डोगर है, चाहे वो मुसलमान है, इनको हमने किस तरह दबाया है। जो इनका अपना हक है वो भी हमने छीन लिया। अगर वो हमें इससे ज़्यादा देते, अगर हमारे स्पेशल स्टेटस है, मेरे पास कलम है, अगर वो इसके लिए मुझे स्याही भी देते, मैं कहता इसके प्रमोशन हो गए। उन्होंने मेरा कलम भी छीन लिया, तो दैट इज अ डिमोशन। ये मैंने आज तक मैंने किसी हिस्ट्री में नहीं देखा। नज़ीर साहब, और एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आप भी देखिए सोशल मीडिया पे भी आपने देखा होगा कि रिसेंटली एक और एक चीज़ सामने आई है कि अपनी पार्टी जो नई पार्टी फॉर्मेशन में आई है, उसके पार्टी के जो सरबराह है आप ही के पार्टी से निकले हैं, अल्ताफ बुखारी साहब की हम बात करते हैं। और आपने भी देखा होगा कि सोर्सेज के मुताबिक बता दीजिए, क्योंकि यही वो लीडर है, चाहे अल्ताफ बुखारी की बात करें और एक एक्स MLA सनवार कॉन्स्टिट्यूंसी की अशरफ मीर, वो भी इसी पार्टी में है। क्या कुछ इन्हें नहीं मिला आपकी पार्टी में जो अब इसमें करना चाहती है? ये कहता है कि हम कश्मीर को यूनिटी बनाना चाहते, इक्वलिटी देना चाहते, वो काम हम वहाँ पे नहीं कर पा रहे थे क्योंकि किसी के अंडर थे, अब जाके हम करेंगे। मेरी बात सुनिए, अगर ये सच होगा, अगर ये सच होगा, ये एडवाइजरी आप बोल रहे हैं ना जनाब, अगर ये सच होगा ये बन जाएगा। पहली बात ये है, इनको सोचना चाहिए, हमारा पहले था यहाँ प्राइम मिनिस्टर, पहुँचे हम चीफ मिनिस्ट्री पर, हमारा पहला था यहाँ प्रेसिडेंट, पहुँचे हम गवर्नर पर, फिर गवर्नर था, आज LG है, चीफ मिनिस्टर था, आज कहाँ पर पहुँचा? काउंसलर। क्या इससे क्या होगा? क्या इससे क्या होगा? आप ही मुझे बताइए ना। आप बोल रहे हैं पार्टी, हाँ इन्होंने बनाई है, हमें इसके साथ कुछ नहीं। अपना ख्याल है, ख्यालातों का जंग है। मैं बोल रहा हूँ अल्ताफ साहब ने पार्टी बनाई नहीं, पार्टी की अब डिस्कशन छोड़िए, पार्टी का हम बात नहीं करें, हम पार्टी के साइड में रखिए। जो सोर्सेज के मुताबिक, खबरों के मुताबिक बताया जा रहा है कि वो ओथ लेने वाले हैं एज चीफ मिनिस्टर के, और ऑलरेडी उन्होंने जो एडवाइजरी काउंसिल में जो सबमिट भी कर दिए 12 मेंबर्स है, जिसमें 5 शायद बीजेपी की भी है और बाकी रेस्ट ऑफ द इनकी पार्टी के। तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं? हम मुबारक करेंगे उनको, हम मुबारक करेंगे। शुक्र खुदा का चीफ मिनिस्टर से आप आ गए, अब
एज अ काउंसलर बन गए हैं, हम मुबारक करेंगे उनको। जो आप कहते थे चीफ मिनिस्टर, तो आप कहाँ हो गए? हम भी उसको मुबारक करेंगे, इसमें क्या है? जब उन्होंने बनाया तो हमें क्या है? लेकिन जो मेरा मानना है, जो मेरी पार्टी का मानना है, इमरान साहब, मेरा यही है, इससे कोई पीस आने वाला नहीं है। हुकूमत होनी चाहिए, जब तक मसला हल हो जाए हुकूमत तो होनी चाहिए, जिस किसी भी होगी एज अ चीफ मिनिस्टर हुकूमत होनी चाहिए, हमें स्पेशल स्टेटस वापस होनी चाहिए। मगर ये याद रखना, इससे कोई अमन जम्मू कश्मीर में नहीं आएगा। लिख के रखना, अगर हम फिर भी 1000 साल यहाँ कुछ भी करेंगे, लेकिन तब तक अमन नहीं आएगा जब तक हम बातचीत न करें इस मसले पर। पीडीपी को छोड़ के किसको आप एज चीफ मिनिस्टर देखना चाहते हैं कश्मीर के लिए? नहीं, मैं किसको देखना चाहता हूँ? मैं खुद कोई ऐसा लीडर है मैं खुद जो बनना नहीं, कोई ऐसा लीडर है आप खुद बनना चाहते हैं? हाँ, यस, इसमें क्या है? मेरा क्या है? मैं चीफ मिनिस्टर बन नहीं सकता हूँ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं कि नहीं बन सकते, लेकिन आप मुझे बताइए, क्या कोई ऐसा लीडर है जो आपको लगता है कि जो आप बातें कर रहे हैं, जो आप बता रहे हैं, इन सब चीज़ों को फुलफिल कर पाएगा? चलिए पीडीपी को साइड में छोड़िए, पीडीपी को साइड में। मेरी बात, ये मैं जो कर रहा था, ऐसे हम कर रहे हैं, सीधे हम बात कर रहे थे घर में। आप भी बहुत अच्छे हैं, आप भी खुले दिल से बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा ये नहीं है चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा। हमने बहुत सारे देखे हैं चीफ मिनिस्टर, महबूबा जी भी चीफ मिनिस्टर, फारूक साहब भी चीफ मिनिस्टर। उन्होंने कुछ भी नहीं किया, ये आपको मानना पड़ेगा। क्या ये आप भी जानते हैं कि लोगों के सामने नहीं करते क्या? क्यों? हुकूमत तो उनके हाथ में थी, मरकजी सरकार को छोड़ के स्टेट की अगर बात करते, पावर तो उनके अंडर थे। तब तो जाके ना तो यूटी थी, ना तो आर्टिकल से क्रैप हुआ था, ना तो डोमिसाइल लॉ गई था, ना तो डिलिमिटेशन गई थी। सरकार तो उन्हीं की थी ना, कोलैबोरेशन तो उन्हीं थी। पीडीपी मैंने 14 साल इस सियासत में दी, जो भी ऑर्डर आता था वो मरकज से आता था। यहाँ कर्फ्यू लगाना कहने का मतलब कि आर्टिकल स्क्रैप होने से पहले जो है, अरे यहाँ कुछ नहीं था, कुछ नहीं। तो फिर चीफ मिनिस्टर किस नाम का था? अरे भाई, मैं वही कह रहा हूँ मेरे भाई। तो उस टाइम पीडीपी ने क्यों नहीं बराबर कहा? एक लफ्ज पर महबूबा जी किस पर उनसे नाराज हुई? वो किस इस पर नाराज हुई? उस वक्त वो बोल रहे थे जहां पर भी कुछ हो रहा है हम दूसरा एंगल इख्तियार करेंगे। मुझे कहने की जरूरत नहीं, जो महबूबा जी ने नहीं माना है, उस न मानने पर। इस बात को आप थोड़ा सा एलाबोरेट करिए। आपने कहा दूसरा एंगल, नहीं ये आपको बताना पड़ेगा। आप देखिए कि दूसरा एंगल जो उन्होंने नहीं माना। उस वक्त जमाती जो लोग थे, अच्छा, उनको वो जेलों में बंद करते थे। महबूबा जी ने बोला क्यों? अच्छा, इनका कसूर क्या है? ठीक। तो उसके बारे में उन्होंने बोला, उस वक्त मरकज ने बोला नहीं, हमें इनको बंद करना है। महबूबा जी अपने मौक़िफ़ पर खड़ी रही कि नहीं, मैं ऐसे नहीं करने दूंगी। तो उस लिहाज से उन्होंने वापस लिया। आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे आपके इस बिजी शेड्यूल में। आप भी जानते हैं कि एक्सटेंड हो चुका है 3 महीने, और उनको चाहे हाउस अरेस्टेड कुछ लीडर्स है या बाकी है, किस नज़र से देखते हैं आप? क्योंकि अभी जाके सत्ता में अगर देखें, अपोजिशन में सेंटर की बात करें, स्टेट की बात करें, हर किसी साइड में बीजेपी नजर आती है, आप भी जानते हैं। और मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, बीजेपी का भी कहना है कि कश्मीर के लोग हमारे साथ है, आप कहते हो हमारे साथ है। क्या कोई ऐसा लीडर है? मैंने ये नहीं कहा कि कश्मीरी लोग हमारे साथ हैं। मैं एक फर्द हूँ कश्मीर का, जिस तरह महबूबा जी, जिस तरह फारूक साहब है, सारे जो है, आप भी है। कश्मीर किसका है? कश्मीर किसी का नहीं है। मेरी बात सुनिए, कश्मीर उसी का होगा जो इसके जख्मों का मदावा करे। कश्मीर उसी का होगा जो कश्मीर का मसला हल करेगा। कश्मीरी उसी के साथ है। देखिए 47 से आज तक एक ज़माना था, तथ कशीर पे वन मोन मोल तो बेगार निमुत। क्या मैं बताऊँ इमरान साहब, मोन मोल तो बेगार निमुत, सह मेन माज वन मे दलील दपन मोन बाप तो बेगार निमुत। यह आज का मसला नहीं है। यहाँ हुकूमत वो सारी चीज़ें तो चेंज हो गई ना नज़ीर साहब। कहाँ चेंज हो गई? कहाँ मुझे बताइए ना। शेख साहब ने यहाँ किया है, तो एजुकेशन का मैं मानता हूँ शेख साहब का बड़ा एक रोल है, अहम रोल है। क्यों वो तो चले गए इस दुनिया से, लेकिन एक बहुत बड़ा रोल है। लेकिन जो बेसिक हमारा है ना दर्द, नीड, और होम मिनिस्टर साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब, सबों के लिए कौन से 5 चीज़ें हैं जो आप उनको कहते हैं जिसकी वजह से सारी स्थिति जो है खत्म हो जाएगी, मसला जो है हल हो जाएगा और कश्मीर के लोग अमन अमान के साथ रहेंगे और साथ साथ में आप भी उनसे राजी होंगे? नंबर 1 शॉर्ट में बता दीजिए। नंबर 1 इमरान साहब, हम चाहते हैं डिग्निटी विद पीस, अमन से रहना चाहते हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ, इज्जत कीजिए, अपने दिल में जगह बनाइए कश्मीर के लिए। हमें वो चीज़ें दीजिए जो हम मांग रहे हैं। हम आपसे ये नहीं मांग रहे हैं जो हमें अपने हैं, वो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशल स्टेटस हमें वापस दीजिए। हमें अपनी डोमिसाइल का जो मामला है, हाँ, ये वापस लीजिए। हमें अपना स्टेट दीजिए, हमें 370 वापस दीजिए, 35 से हमें वापस दीजिए। और
जो ये बुनियादी मसला है, ये खुदारा टेबल पे इन आप छोड़िए ना, आप बड़े हैं, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ, आप मामूली आदमी नहीं हैं, आप सारे हिंदुस्तान के एक ऐसे वजीर आज़म हैं जिसको बहुत बड़ा मैंडेट मिला है। आप तो सामने आइए, लोगों को गले लगाइए, आप देखिए कश्मीर में फिर कहाँ हम भाग जाएंगे। जब हमें 317 वापस मिलेगा, 35 से वापस मिलेगा, हम हिंदुस्तान के साथ ही हैं, लेकिन विद डिग्निटी, विद पीस और अपने स्पेशल स्टेटस हमें वापस मिलते हैं। नज़ीर साहब, अपनी 5 चीज़ें बता दीजिए। और एक मुख्तसर सवाल मेरे माइंड में आ रहा है, आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया को लेकर, क्योंकि आज सोशल मीडिया का ज़माना है, पावरफुल वेपन जिसको हम कहते हैं। अगर कश्मीर के लोग खुश नहीं थे, हज़ारों की तादाद में, 100 की तादाद में, बीजेपी लोग क्यों ज्वाइन करते हैं? आपने भी देखा होगा, सामने है, मैं आपको लिस्ट भी दिखा सकता हूं, चाहे कुपवाड़ा की बात करें, बारामूला की बात करें, गांदरबल की बात करें, श्रीनगर की बात करें, बीजेपी के साथ लोगों का जुड़ने का मकसद आपके हिसाब से? देखिए इमरान साहब, आपके हिसाब से क्या, आपको मुझसे ज्यादा पता है इमरान साहब, आप क्या बोलते हैं? आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आपने ऐसे जर्नलिस्ट है, मैंने फर्स्ट टाइम आई हैव सीन लाइक दिस, जो ऐसे सवालात करते हैं। मेरी बात सुनिए, किस टाइप के सवाल आप पूछते हैं? नहीं, ये छुट चलन सिर्फ ये पोस। अच्छा, मेरी बात सुनिए, ये जज्बातों के नारे जो हम लगाते हैं, इनके पीछे न गए होते। किनसे इन्होंने पैसे लिए? आप बोल रहे कि पैसे लिए, किनसे? अच्छा, देखिए, चाहे हमारी जमात हो और किसी की जमात हो, यहाँ का जो जम्मू कश्मीर, मतलब हाथ हर एक का है। अरे मैं वही कह रहा हूँ मेरे भाई, देखिए ना, जो आज बीजेपी वाले कह रहे हैं कश्मीर हमारे साथ है, वो भी हम देखेंगे किसी के साथ नहीं है। मैं बोल रहा हूँ जो कश्मीर के लोग हैं ये किसी के साथ नहीं है। अलबत्ता आप देख रहे हैं ना, शाहिद आफरीदी ने जज्बाती वो वहाँ किया, वो बयान दिया, कश्मीरी यहाँ खुश हो गए। ये क्या मसला है? मसला क्या है? जरा ये सोचिए, ये क्या मसला है? कश्मीरी जो लोग हैं, हम जज्बाती हैं, हमें ये मालूम नहीं होता है वहाँ क्या है, आगे की नहीं सोचते, हमें सोचना है मेरे भाई। लास्ट पर मैं यही कहना चाहता हूँ, 20 साल के बाद क्या होगा, वही स्ट्रेटजी हमें अपनानी है। 20 साल के बाद मेरे बच्चे को क्या करना है, मुझे वो चीज़ बनाना है। 20 साल के बाद क्या टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, वो मैं आज मेरे दिमाग में यही होना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद हमें क्या करना है, वोट डालना है, हमें क्या करना है, ये करना है। वोट तो ज़रूरी डालना है, मगर हम अब एक दूसरे के पीछे लगे हैं। अगर इसके बजाय हम एक दूसरे के पीछे लगने के बजाय हम ये सोचते हमारा कौम कैसे तरक्की कर सकता है, जहाँ मैं वसूख से। और दूसरी बात ये मैं इनसे कहता हूँ, याद रखना, जिस जर्नलिज्म ने आपको आसमान तक चढ़ाया, यही जर्नलिज्म एक दिन होगा जो आपको ज़मीन पर बिठाएगा। ये हमारे साथ मौजूद थे पीडीपी के प्रेसिडेंट मिस्टर नज़ीर यत्तू साहब, जिनसे हमने गुफ्तगू करी 5 चीज़ों को लेके, जो आम और लीडर, हम बार बार इस चीज़ की जिक्र करते हैं कि प्रेसिडेंट भी वही होता है, लीडर भी वही होता है, और लीडर का मकसद वही है कि लोग कौम को आगे लेके जाए। हमारा कहने का मकसद है। फिलहाल आपको बताते चले कि पीडीपी से बिलोंग करते हैं, और इनसे हमने 5 चीज़ को लेके बातचीत करी, चाहे डोमिसाइल लॉ हो, डिलिमिटेशन हो, आर्टिकल 370 हो। अब जाके जो चौथा मसला सामने आ रहा है कि अपनी पार्टी ओथ ले रही है एज चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करें, चीफ मिनिस्टर बन रहे, उस चीज़ को लेके क्या रेस्पॉन्ड है इनका, कश्मीर मसले पे क्या हल होगा, इन सब चीज़ों को लेके हमने इनसे बातचीत करी। और आगे जाके भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हर एक चीज़, हर एक शख्सियत से आपको मुलाकात कराने की, जो इस कश्मीर को लेके अपना पार्टिसिपेशन या अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे। नज़ीर साहब, इतने बिजी शेड्यूल में आपने अपना मुख्तसर वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।